राष्ट्रीय एकता और अनुवाद इस विषय पर जब हम विचार करते हैं तो हमारा ध्यान वैश्वीकरण के इस दौर में भारत के उस सांस्कृतिक सूत्र पर जाता है जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जानते हैं, और पूरा विश्व हमारी दृष्टि को, हमारे दर्शन को इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में देखता है तो नतमस्तक भी होता है, क्योंकि हम पूरी वसुधा को यानी पूरी पृथ्वी को, जो विश्व की पृथ्वी है, उस पर रहने वाले सभी नागरिकों को, सभी मनुष्यों को एक कुटुंब के रूप में देखते हैं। हमारा मूलभूत जो दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, वो इसी सार्थकता का पक्षधर है। इसलिए इस अवधारणा की सार्थकता और चरितार्थ करने की परिकल्पना, इस पर हम विचार करें तो हमें अनुवाद एक सशक्त साधन के रूप में, एक उपकरण के रूप में उपलब्ध होता है। आज भारत में विभिन्न राज्यों की परिकल्पना करें, ये लगभग 30 राज्यों वाला देश है। भौगोलिकता की दृष्टि से यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पर्वत श्रृंखलाएँ, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और वैभव, इन सब को देखें तो प्रत्येक भारतवासी के पास इन राज्यों में, इन राज्यों की सुंदरता से उपकृत होने के अवसरों में एक अनुमति, सहज अनुमति प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, खान पान कर सकता है, और रोजगार, रोजी रोटी, व्यवसाय के लिए वह समर्पित हो सकता है। इसलिए इन समस्त राज्यों की स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, वाहन, खान पान, वेशभूषाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब, इनमें भले ही कुछ कुछ भिन्नता और अंतर मिलता हो, लेकिन हम समस्त कलाओं को, समस्त रीति रिवाजों को, समस्त संस्कारों को भारतीयता के परिवेश में ही, भारतीयता के रूप में ही स्वीकार करते हैं, पहचानते हैं। इसलिए भले ही राज्यों की कलाएं कलात्मक सौंदर्य से सुसज्जित यथार्थ की अभिव्यक्ति करने वाली हों, वहाँ की वस्तुएं, वहाँ के पर्वोत्सव, वहाँ के संस्कार, वहाँ के आस्था विश्वास, वहाँ की मान्यताएं सब अखिल भारतीय स्तर पर निरंतर गतिशील होती हैं, प्रसार पाती हैं। उसके भी मूल में यदि आज हम दक्षिण भारत का खाना या भोजन उत्तर भारत में बैठकर ग्रहण करते हैं, कि इतना ही नहीं, पूरे विश्व के अनेक देशों में हम दक्षिण भारतीय भोजन को सहर्ष सस्वागत स्वीकार करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, तो इन सब के मूल में अनुवाद एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खान पान की वस्तुओं की, उसकी निर्मिति की तकनीक हो, उसकी रेसिपी हो, या वेशभूषा और आभूषण आदि के माध्यम से हम वहाँ के नागरिकों को पहचानते हों, इन सब में अनुवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए अनुवाद को पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षिक, वैचारिक, दार्शनिक और वैधानिक आदि दृष्टियों से हम एकता स्थापित करने के सशक्त उपकरण के रूप में, सशक्त साधन के रूप में देखते हैं और उसे देखना भी चाहते हैं। अनुवाद एक गंभीर कार्य है। इसीलिए आज अनुवादक को एक ऐसे ईमानदार इंजीनियर की भूमिका निभानी होती है जिसमें निष्ठा हो, जिसमें समर्पण हो, जिसमें जनहित, लोकहित, परहित, सर्वहित, राष्ट्रहित, विश्वहित की सात्विक और पुनीत भावना भी हो। उसके समक्ष यह उद्देश्य सदा सर्वदा रहता है, रहना चाहिए कि राष्ट्र को विश्व के मंच पर ध्वजारोहण करते हुए युग युगांतर तक न केवल खड़े रहना है, अपितु नेतृत्व भी प्रदान करना है।
यदि अनुवादक को अनुवाद के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो राष्ट्रीय स्तर पर एकता के मूल मंत्र का, राष्ट्रीय चेतना के विस्तार का बीज वपन उसे करना चाहिए। उसमें मुख्यतः कुछ गुण हैं जिनकी अपेक्षा होती है कि अनुवादक कैसा हो, अनुवाद किस प्रकार का हो कि राष्ट्र की एकता में उसकी भूमिका, उसका योगदान उल्लिखित हो, रेखांकित हो और स्तुत्य बन जाए। इस दृष्टि से हम देखें, अनुवादक को अद्यतन एवं अधुनातन खोजों से, परिवर्तनों से और परिवर्तनशील जानकारियों से, उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि अनुवादक यदि अद्यतन होगा, विश्व ज्ञान की नई और बिल्कुल आधुनिक और अपडेट जानकारियों से वह परिचित होगा, खोजों से अवगत होगा, परिवर्तनों से वह लाभान्वित और उपकृत होगा, तो निश्चित रूप से वह अनुवादक अपने पाठकों को भी उससे अवगत कराएगा, उनसे जोड़ सकेगा और इससे राष्ट्र और विश्व के धरातल पर एकता को बल मिलेगा, उसका सूत्र मजबूत हो पाएगा। वह सतत अध्ययनशील होना चाहिए। अनुवादक लगातार अध्ययनशील रहे, ज्ञानार्जन के लिए समर्पित रहे, उसकी पठनीयता निरंतर बनी रहे, सतत हो, समसामयिक जानकारियों से, सूचना तंत्र के माध्यम से वह उस वैश्विक ज्ञान को एकत्रित करता रहे, जुटाता रहे और अनुवाद के माध्यम से उसे पूरे देश के नागरिकों तक भिन्न भिन्न भाषाओं में पहुंचने में मदद कर सके। जागरूकता अनुवादक की सफलता का मूल मंत्र है। इसलिए जो अनुवादक जागरूक होता है, देश विदेश की उपलब्धियों, खोजों, अनुसंधानों से अवगत रहता है, उचित अनुचित के बोध से संपन्न रहता है, वही जागरूक अनुवादक वस्तुतः राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में न केवल प्रेरक होता है अपितु मार्गदर्शक भी होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने में यह अत्यंत कारगर भूमिका निभाता है। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा यानी सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, इसकी प्रकृति का, इनकी व्याकरणिक व्यवस्था का, इन दोनों की शैली का अनुप्रयोगात्मक ज्ञान, आधिकारिक ज्ञान होना चाहिए। इससे भाषाई एकता और आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि लक्ष्य स्रोत और लक्ष्य भाषा, इसकी प्रकृति का बोध नहीं है तो हम अवधारणाओं को अनर्थ रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी अज्ञानता और भाषा की प्रकृति, व्याकरणिक व्यवस्था की अबोधता, शैली से अवगत न होने का भाव, ये सब अगर है तो अनुवादक उस रचना, उस राष्ट्र, उस समुदाय की भावनाओं का आदर समादर नहीं कर पाता। इसलिए भाषा की सही अर्थों में प्रयोग धर्मिता, अनुप्रयोगात्मकता, उसका आधिकारिक ज्ञान अनुवादक के पास होगा तो वह किसी भी देश विदेश की भाषा की रचना का, रचनाकार का, वहाँ की संस्कृति का सही अनुवाद करके सही अर्थ को, सही उद्देश्य को वह पाठकों तक पहुँचा पाएगा। अनुवादक को धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद एक साधना है, शब्दों की साधना, व्याकरणिक जो व्यवस्था है उसकी साधना, व्याकरण के अंग प्रत्यंग की साधना उसे करनी होती है, शैली और शील की साधना उसे करनी होती है। इसलिए अनुवादक को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अनेक बार अनुवाद करते हुए हमें स्रोत भाषा के शब्दों की अवधारणा समझ में नहीं आती, उसके संदर्भ समझ में नहीं आते।
उसकी पूरा कथा, उसका पूरा आख्यान वहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। तो ये जो धैर्यवान होना है यह भी महत्वपूर्ण है। लगनशील होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए और अथक श्रम साधक होना चाहिए अनुवादक को। ये सारे गुण उसे राष्ट्र की या विश्व की उस मूल भावना की रक्षा, उसे अक्षुण्ण रखने की जो परिकल्पना है उसमें मदद करते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाले कई भ्रम हैं उनका निवारण हो जाता है और लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति भी होने लगती है। अनुवादक को अनुवाद के उपकरणों की, अनुवाद में प्रयुक्त होने वाले कोश विज्ञान की, कोशों के प्रकारों की, कोशों को देखने की कला, इसकी भी समझ होनी चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली, थिसॉरस, विभिन्न शब्दावलियों की उपलब्धियां, कंप्यूटर अनुवाद की अवधारणा और सीमाएं, इन सब से, उनकी शक्तियों और सीमाओं से उसे अवगत होना चाहिए। इससे राष्ट्रीय एकता के लिए सभी आधुनिक उपायों की मदद ली जाती है। यही कारण है कि हम अनुवादक को कोशविद होना, शब्द और शब्दावली की अवधारणा को समझने वाला, इन सब की अपेक्षाओं से जोड़कर देखते हैं। हम जानते हैं कि शब्द और शब्दावली में अंतर होता है। शब्द के अनेकार्थ हो सकते हैं, लेकिन शब्दावली निर्विकल्प होती है, अवधारणात्मक होती है, विषय और संदर्भ और अनुशासन सापेक्ष होती है। इसलिए अनुवादक को शब्द का और शब्दावली का अंतर ज्ञात होना चाहिए। अनेक प्रकार की शब्दावलियाँ शब्दावली आयोग ने, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने निर्मित की हैं। हिंदी के ही 10 लाख से अधिक पारिभाषिक शब्द शब्दावली आयोग ने बना दिए हैं और समस्त भारतीय भाषाओं में भी इस अवधारणात्मक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया सतत है, निरंतर है और 30 लाख से अधिक पारिभाषिक शब्द भारतीय भाषाओं में भी निर्मित कर दिए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अनुवादक को कोश की शरण में, शब्दावली की शरण में और थिसॉरस की शरण में जाना ही होता है। और इसी प्रकार तमाम तरह के कोश हैं, जैसे व्याकरणिक अंगों के, व्याकरणिक उपादानों के बहुत से कोश हमें उपलब्ध हैं। नाम के कोश, साहित्य के कोश, व्यक्ति के कोश और इसी तरह अवधारणा और परिभाषा के कोश, न जाने कितने प्रकार के कोश, एक भाषा का कोश, 2 भाषा के कोश, त्रिभाषा के कोश और बहुभाषा के कोश, 18 और 22 भाषाओं के कोश भी अब निर्मित हो गए। तो पारिभाषिक शब्दावली हो या शब्दकोश हो, ये वास्तव में अनुवाद के उपकरण हैं, साधन हैं और इनके माध्यम से भी अनुवादक को बहुत मदद या सहायता मिलती है। इस दृष्टि से हम देखें कि शब्दावलियों की उपादेयता, उनकी उपलब्धि, कंप्यूटर अनुवाद की अवधारणा, उनकी सीमाएं और शक्तियां, इन सब की अद्यतन जानकारी भी अनुवादक के पास होनी ही चाहिए। इससे राष्ट्रीय एकता के लिए सभी आधुनिक उपायों, सभी आधुनिक अद्यतन अधुनातन उपकरणों की मदद भी ली जा सकती है। नए शब्दों के आगमन की जानकारी अनुवादक के पास होनी चाहिए। वो चाहे देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे हों, अलग अलग अनुशासनों से आ रहे हों, नवनिर्मित शब्द हों या विदेशी भाषाओं से अनुवाद होते हुए अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी से भारतीय भाषाओं में और हिंदी में यदि वो शब्द आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उपयोगी सिद्ध होते हैं। उनका गठन कैसे हुआ, उनकी संरचना कैसे बनी, उनके प्रयोग अनुप्रयोग आदि की दृष्टि से शब्द निर्माण की प्रक्रिया और आवश्यकता से अनुवादक को अवगत होना ही होता है। तभी वह संस्कृतियों में प्रवेश कर पाता है, तभी वह उन संस्कृतियों से जुड़ पाता है और अपने पाठकों को जोड़ भी पाता है। अनुवादक को स्रोत भाषा के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयुक्तियाँ, सूक्तियाँ, कथन, सूत्र, सुविचार, इनसे भी
अवगत होना पड़ता है, इनकी समझ भी उसे पैदा करनी होती है। इसीलिए असामान्य प्रयोग भाषा के क्या होते हैं, जिन्हें हम विशिष्ट प्रयोग भी कहते हैं, जिन्हें हम असाधारण प्रयोग भी कहते हैं, वो भाषा की शक्ति बनते हैं। ये हर भाषा में, हर संस्कृति में, हर समुदाय में, हर राज्य में और हर देश में अलग अलग भी होते या हो सकते हैं। इन सब की, इनके मर्म को समझे बिना, इनकी प्रयोग धर्मिता को, इनकी संदर्भ सापेक्षता को, इनके सहज सरल और दुष्कर प्रयोग को अगर हम नहीं समझ पाते तो हम उस सांस्कृतिक एकता को बरकरार रखने में सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए यह कार्य थोड़ा दुष्कर प्रतीत होता है, जोखिम भरा लगता है, किंतु साधक साधना से इस जोखिम पर भी विजय हासिल करता है। इसलिए अनुवादक को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। सांस्कृतिक समन्वय और संभाव की रचना इसी आधार पर संभव हो पाती है। अनुवादक को अनुवाद कार्य के माध्यम से अनुवाद अनुशासन की तथा अनुवादक समुदाय की विश्वसनीयता को बनाए रखने का अथक प्रयास करना चाहिए। हमारी अनुदित रचना का ग्राहक कौन है, उसका पाठक कौन है, उसकी अपेक्षा क्या है, और हम मूल की यानी स्रोत भाषा की रचना और रचनाकार के मंतव्य को अक्षुण्ण रख पाएं तो यह बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए अनुवाद के माध्यम से हम अनुवाद के पाठकों या अनुवाद अनुशासन की ज़रूरतों का यदि विश्वसनीयता के साथ ध्यान रख पाते हैं तो यह राष्ट्रीय एकता में अत्यंत कारगर सिद्ध होता है। यह विश्वसनीयता चाहे वो सांस्कृतिक मूल्यों की हो, परंपराओं की हो, विचारों की हो, सहृदयता की हो या संवेदना की हो, यह विश्वसनीयता खंडित नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र को इसका भारी नुकसान अगर ऐसा होता है तो उठाना भी पड़ता है। यदि रामचरितमानस के मूल मंतव्य को, उसकी मूल भावना को, उसकी मूल आत्मा को अनुवादक किसी अन्य दिशा में मोड़ दे, कुछ अलग तरह का भाव अभिव्यक्त कर दे, तो वह उस रचना और रचनाकार के साथ अन्याय तो है ही, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के साथ भी अन्याय सिद्ध होता है। इसीलिए अनुवाद और अनुवादक को राष्ट्र की अखंडता बनाए रखनी होती है। वह उसमें रचनात्मक योगदान करता है, भूमिका निभाता है, क्योंकि पूरे राष्ट्र की अवधारणा को, उसकी एकता को, उसकी अखंडता को कोई ठेस अनुवाद से और अनुवादक से नहीं लगनी चाहिए। कह सकते हैं कि इन गुणों के अभाव में कोई भी अनुवादक एक सफल अनुवादक की श्रेणी में नहीं आ सकता। ऐसे में अनुवाद भी राष्ट्रीय एकता के लिए सशक्त भूमिका इसके बिना नहीं निभा सकता। यदि हम चाहते हैं कि अनुवाद और अनुवादक राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र की मूलभूत अवधारणाओं को अक्षुण्ण रखने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए, तो उसे इन बिंदुओं पर, इन बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। एक सफल अनुवादक के लिए ये अत्यंत आवश्यक मूल मंत्र हैं, सूत्र हैं। अनुवाद के अंतर्गत जिन विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है, अगर उन पर एक दृष्टि डालें तो उनमें पहला बिंदु दिखता है साहित्यिक अनुवाद और राष्ट्रीय एकता का। तो साहित्यिक अनुवाद जो भी हो, वो किसी कविता का हो, प्रबंध का हो, मुक्तक का हो, उपन्यास का हो, कहानी का हो, नाटक का हो, एकांकी का हो, या इसी प्रकार आलोचना का हो या संस्मरण हो, रेखा चित्र, जो भी जिस प्रकार की भी साहित्यिक विधा का अनुवाद हो, उसके मूल में राष्ट्रीय एकता होती है। बहुत से हिंदी और हिंदी इतर भारतीय भाषाओं के रचनाकारों ने राष्ट्र को, राष्ट्रीयता को, राष्ट्रीय एकता को स्वर दिया, उसे बुलंद किया, और जो कथात्मक या काव्यात्मक रचनाएं उनकी लेखनी से निःसृत हुई, सृजित हुई, उनके मंतव्य में यदि हम देखें तो राष्ट्र
सर्वोपरि रहता ही है। जनसंचार माध्यमों में भी अनुवाद और राष्ट्रीय एकता की भावना विद्यमान रहती है। इसलिए अनुवादक जब मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी और इस प्रकार की सामग्री का अनुवाद करता है, वो चाहे मुद्रित माध्यम हो या विद्युतीय माध्यम हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नए उपकरण हो, अभी न्यू मीडिया के रूप में भी हम बहुत सारे परिवर्तनों और उपलब्धियों को देख पाते हैं। उन सब में भी यदि अनुवादक जुड़ता है तो राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखकर वह अपने अनुवादित कार्य से उपकृत करता है। वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद हो या प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अनुवाद हो, उनमें भी राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण रहती है। राष्ट्र और राष्ट्र की एकता पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इसी तरह वाणिज्य के क्षेत्र में अनुवाद हो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुवाद हो, बैंक, बीमा आदि क्षेत्र की सामग्री के अनुवाद का परिप्रेक्ष्य हो, सभी में राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में अनुवाद और राष्ट्रीय एकता, यह भी एक महत्वपूर्ण आयाम उद्घाटित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक अनुवाद का परिदृश्य हो या तमाम इस प्रकार की सामग्री के अनुवाद की परिकल्पना हो, वहाँ भी राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि रहती है। इसलिए साहित्यिक अनुवाद और राष्ट्रीय एकता पर जब हम विचार करें तो देख सकते हैं कि ज्ञान साहित्य के अनुवाद की और उसके साथ साथ सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की दो परंपराएं समानांतर गतिशील दिखाई देती हैं। ज्ञान साहित्य के अनुवाद की तुलना में सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की प्रक्रिया कुछ कठिन, कुछ जटिल प्रतीत होती है, क्योंकि साहित्य संवेदनाओं के अंतरण के कारण थोड़ी चुनौतियों को व्यक्त करता है। साहित्य में जो पाठक है उसकी अपेक्षा का ध्यान रखना होता है, रचनाकार के मंतव्य की रक्षा करनी होती है। ज्ञान के साहित्य की माध्यम भाषा प्रायः अभिधा आधारित होती है, एकार्थी होती है, जबकि साहित्यिक अनुवाद की भाषा जो है वह विभिन्न अर्थों की द्योतक होती है। कोई उसे पुनर्रचना कहता है, कोई उसे पुनर्सृजन या अनुसृजन कहता है। यानी साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद में अनुवादक छूट लेता है, वह उसे एक नया स्वरूप, एक नया आयाम भी देता है, वह उसे मूल से प्रभावित रचना भी बना सकता है या बनाता है। इसीलिए रचनाकार अपने भावों, अपने विचारों को उस रचना में डालता चलता है, जोड़ता चलता है, बद्ध करता है, वह सृजन हो जाता है। जब अनुवादक उसे दूसरी भाषा में अभिव्यक्त करता है तो वह पुनर्सृजन बन जाता है। मूल कृति के अंतर्गत संवेदना और शिल्प के स्तर पर जो विशेषताएं होती हैं, अनुवादक उन्हीं विशेषताओं को अपने अनुवाद में भी पुनर्सृजित करता है, एक प्रकार से रिक्रिएशन करता है। भारतीय योग दर्शन में एक विशेष प्रक्रिया पर काया प्रवेश की प्रक्रिया होती है, उसका उल्लेख भी मिलता है, जिसके द्वारा योगी अन्य मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करता है, उसके अनुभवों का स्वयं अनुभव करता है, उसे आत्मसात करता है। साहित्य के अनुवादक को योग समाधि के द्वारा पर मानस प्रवेश या पर काया प्रवेश की साधना करनी ही होती है, जो असाध्य नहीं तो दुस्साध्य भी नहीं है, यानी उसे साधा जा सकता है। कठिनाई होती है, चुनौती होती है, लेकिन अगर अनुवादक सक्षम है, दक्ष है, तो वह उसे हासिल करता है। यही क्रिया इसे सह अनुभूति की क्रिया से जोड़ती है, स्व और पर के भेद से साधक को दूर ले जाती है, ऊपर उठाती है, उसे लोकोत्तर धरातल पर ले जाती है। इसलिए साहित्यिक अनुवाद को हम दो खंडों में विभक्त करते हैं, पद्यानुवाद और गद्यानुवाद। पद्य के अनुवाद के अंतर्गत अनुवादक को कुछ बातों का ध्यान रखना ही होता है कि लक्ष्य भाषा के अंतर्गत अनुदित रचना में न तो फालतू
या अवांछित शब्द आ जाएं, न उसकी भाषा का आडंबर आ जाए, उसमें यति विराम आदि का उपयोग विधिवत किया जाए, बिंब प्रतीक, दार्शनिक संदर्भ और सांस्कृतिक तत्व, उनका अनुवाद भी, अलंकार अनुवाद आदि, इन सब की भी सटीकता सार्थकता, इस पर विचार करना होता है। कविता की लय और छंद का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए पद्यानुवाद के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण कृतियों का अनुवाद अब तक हुआ है, जैसे तुलसीकृत रामचरितमानस का उड़िया, कन्नड़, कुमाऊनी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, मराठी, मलयालम, मैथिली, सिंधी, हरियाणवी, न जाने कितनी भारतीय और विदेशी भाषाओं में, प्रांतीय भाषाओं में सहज और बोधगम्य अनुवाद हुए। आधुनिक काल में जीवनानंद दास की कविताओं को स्वदेश भारती ने, विष्णुदेव की कविताओं को भारत भूषण अग्रवाल ने बंगला में अनुवाद किया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं को रविंद्र कविता कानन के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अनुवाद किया है। और इसी तरह जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी का तेलुगु में डॉक्टर पांडुरंग राव के अलावा भी वाविलात सामायोजुलू ने अनुवाद किया है। इन्होंने कामायनी के अतिरिक्त प्रसाद कृत आंसू का भी अनुवाद किया। वर्तमान समय में हिंदी भाषी केवल अनुवाद के माध्यम से ही शरद चंद्र को, आशा पूर्णा देवी को, महाश्वेता देवी को, विमल मित्र को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या अमृता प्रीतम को, इन सबको जानते हैं। तो भाषी अनेक, जो भारत की अनेक भाषाएं हैं उसके प्रयोक्ता हैं, उन सबको देखें। महाकवि प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, प्रेमचंद, इन सबको, इनके साहित्य को और साहित्यकारों के अनुवाद संबंधी प्रदेय को देखें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बात चाहे गद्यानुवाद की हो या पद्यानुवाद की हो, उन सब में छंद, लय, ध्वनि, बिंब, प्रतीक, मिथक आदि, इन सब से ऊपर उठकर वह राष्ट्र की एकता को केंद्र में रखते हुए उनके मूल मंतव्यों को अनुवाद के माध्यम से संचरित करने का काम करता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।